हेलो लवली पेटीज, तो वेलकम बैक। ये इस टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है। इयोन भाई जेहो के साथ कॉफी पीने के लिए बैठी थी। वो इससे पूछ रहा था कि उसने अपने डैड के गुजर जाने का उसे क्यों नहीं बताया। वो इससे बोलती है जब हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया तो कैसे बताती। वो बोलता है रोमांस वाला रिलेशन खत्म हुआ पर एज अ ह्यूमन बीइंग तो नहीं, तो मुझे बता सकती थी। इयोन भाई को उसके गले में लटके कार्ड को देखकर शौक लगता है, जिसे कि जेहो ने जानबूझकर उसे दिखाने के लिए कॉलर को जरा खिसकाया था। वो चासंग कॉर्पोरेशन में इंटर्न की जॉब कर रहा था, मतलब कि जीसू की कंपनी में। और इयोन भाई को देखकर थोड़ी थोड़ी उससे जेलसी फील हो रही थी कि जेहो की लक कितनी अच्छी है, साले को इंटर्नशिप की जॉब भी मिली तो कहाँ। फिर वो उससे पूछना चाहता था कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है अभी भी। फिर वो उससे बोलती है इससे इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल एक फैमिली की तरह वो चारों रात को टीवी देख रहे होते हैं। फिर बाबुल का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ये जानने और सोचने पर लगा हुआ था इयोन भाई और जीसू के दरमियान आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो इयोन भाई से गुस्से से आंसर मांगता है कि उसने जेहो के सामने सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जीसू को अपना बॉयफ्रेंड क्यों माना और क्यों बोला, और ऊपर से इसको दोबारा से शॉप पर क्यों घुसा लिया है। या फिर सचमुच में तुम लोगों के दरमियान कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें पता ना हो। इयोन भाई किसी हॉरर कैरेक्टर की तरह चुपके से उसे देखती रहती है। इधर कैंग हायुक बेचारा शो करता है जैसे उनकी बातें ना सुन रहा हो, मगर बहुत जोरों से इयोन भाई की तरफ अपने कान लगा रखे थे और उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था कि वो क्या बोलेगी जीसू और अपने रिलेशनशिप के बारे में। फिर वो जैसे ही बोलने लगती है कि वो पर इसके कुछ बोलने से पहले ही टीवी पर एक 60 सेकंड का लाउड एड चलने लगता है, जिसकी आवाज की वजह से इनकी बात अधूरी रह जाती है। और बाबुल को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है। फिर बाबुल उसको बोलता है वो सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने कूल और अच्छा दिखने के लिए सब कर रही है ना, ताकि उसे जला सके। जिसे सुनकर हमेशा की तरह इयोन भाई उसके सर पर ठोक जाती है, पर वो फिर भी उससे बोलता है कि उसकी एज की गर्ल के लिए ये सब कुछ करना बहुत ही इमेच्योर सा लगता है। पर इयोन भाई को पता था कि इस क्रेजी चाइल्ड के मुंह में मोटर फिट है, तो ये तो चुप करने वाला नहीं, तो मुझे ही चुप कर जाना चाहिए। फिर रात को सोने से पहले डोंगजो को अपने सारे दिन की कथा सुनाती है, जिस पर डोंगजो सब सुनकर इससे पूछती है कि क्या वो अभी तक जेहो के बारे में सोचती है, क्या उससे अभी भी लव करती है। पर इयोन भाई फौरन से इनकार कर देती है कि नहीं, वो उसे नहीं चाहती है। अब फिर डोंगजो जैसे इसे अच्छे से जानती न थी, उसे फौरन पता चल गया था कि वो उससे झूठ बोल रही है। चुपके से जेहो के नए पोस्ट किए गए ब्लॉग को रीड कर रही थी, तो इसे ऐसा वैसा कुछ भी करने से मना करती है। पर कॉल कट करने के बाद उसके मना करने के बाद भी उसके ब्लॉग के नीचे आई एम स्टिल और उसके आगे डॉट डॉट लिखा देखकर सोचती है जेहो ने ये क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर इसे पता नहीं चलता कि कैंग हायुक उसके पीछे है। जल्दी से उससे मॉनिटर को छुपाने लगती है कि वो इसकी परमिशन के बिना उसके रूम में क्या करने आया है, या फिर आने से पहले कम से कम नॉक ही कर देता। जिस पर वो भी आगे से बोलता है किसी और का रूम होता तो सोच सकता था, मगर वाइफ के रूम में नॉक करने की क्या जरूरत है। फिर कैंग हायुक को भी पता चल जाता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पढ़ रही थी, तो उसको बोलता है तुमने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है क्या। पर खैर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उसके रूम से चले जाने के बाद वो दोबारा से जेहो के ब्लॉग को देखने लगती है। फिर तभी बाहर से इसे एक यूनिवर्सल नाम के सॉन्ग सुनने को मिलता है, जिसे सुनकर इसे जेहो के साथ अपने पास्ट के मोमेंट्स याद आने लगते हैं, जब वो दोनों एक कैफे में सेम सॉन्ग लगा हुआ था और बैठे थे। तब उसने जेहो से पूछा था कि वो उसके लिए क्या वैल्यू रखती है, जिस पर उसने इसे बोला था वो उसके लिए रोमन की तरह है। वो उससे पूछती है इसका क्या मतलब है, जिस पर वो उसे बोलता है कि वो जब जहाँ चाहे इसके लिए अवेलेबल हो सकती है और बिल्कुल इस यूनिवर्सल सॉन्ग की तरह है जो कि कैफे में प्ले हो रहा है। इयोन भाई इसकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होती है, उसे मतलब इसकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि ये कौन सा रोमांटिक तरीका है। पर वो जैसे ही इसके हाथ पकड़ता है और इसको बोलता है रामेन का मतलब है कि वो इसे हर जगह देख सकता है, वो बिल्कुल रामेन की तरह इसके आसपास होती है, जिसे वो ना भी सोचना चाहे पर फिर भी इसके माइंड में ही रहती है, जिस पर वो इसकी बातों से कन्विंस हो जाती है। अगली मॉर्निंग में जीसू बहुत ही हैप्पी मूड में रेडी शेडी होकर बाहर निकलता है। उसके डैड इससे पूछते हैं क्या आज भी वो इस रोमन शॉप पर काम करने जाएगा, मतलब कि वो तो एज अ पार्ट टाइम वहाँ पर काम कर रहा है तो छुट्टी भी तो ले सकता है। पर जीसू बहुत ही अच्छे मूड में था, सीना चौड़ा करके अपने डैड से प्राउड से बोलता है ऑफ कोर्स वो शॉप इसके बिना नहीं चल सकती है, तो इसे जाना तो होगा। और उसके जाने के बाद उसके डैड बहुत ज्यादा इस बात पर हैप्पी हो रहे थे। और गुगु बोलते हैं तुमने देखा जीसू ने आज मुझे दो बार डैड बोला है, लगता है मैंने इस गोल गोल बड़ी बड़ी आंखों वाले और
लंबी चोंच वाले को हरा दिया है। जिस पर गोकू याद करने पर समझ में आ जाता है कि अच्छा तो मिस्टर चा उस दिन ब्लैंकेट वाले उस फ्रोरो की बात कर रहे हैं। तो उनको बोलता है बिल्कुल आप उससे जीत गए हैं। और मिस्टर चा भी सुनकर हैप्पी हो जाता है। उसने जीसू का नाम डॉग जीसू के नाम से सेव कर रखा होता है। इयोन भाई को अपनी शॉप के बाहर सेल पर उसे जीसू की कॉल दिखती है। उससे में बुरे बुरे मुंह बनाकर उसके साथ चीखते हुए पूछती है क्या प्रॉब्लम है। जिस पर आगे से वो उसे कॉल लेट उठाने पर अपना कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है। तुम्हें याद नहीं है हमारे दरमियान क्या तय हुआ था। पर इससे पहले कि वो उसे कुछ और बोलता तभी इसे अपने सामने से सेक्सी सेक्सी लेग्स वाली एक गर्ल पर नजर जाते ही वो फौरन से चुप कर जाता है और इन लेग्स को फॉलो करने लगता है। पर इस गर्ल के थोड़ी देर आगे जाकर मुड़कर देखने पर इसे वॉलीबॉल के ड्रेस में आंख मारती इयोन भाई दिखती है। तो कॉल पर चीख कर इयोन भाई को बोलता है मुझे तुम्हें फौरन इसी समय इसी सेकंड में देखना है। जहाँ हो फौरन मेरे सामने आओ। बेचारी की किडनी में जोर जोर का हार्ट अटैक जो हो रहा था। फिर वो इसे उसकी शॉप के सामने दिखती है। हाथों के इशारों से फौरन उसे अपने पास आने को बोलता है और इधर वो भी भागती हुई जाकर इसके बाजू से लिपट कर इसे हनी और जुगिया बुलाने लगती है। वो हैरान था मैंने तुम्हें सिर्फ अपने पास आने को बोला था, खुद से चिपकने को थोड़ी ना कहा था। जिस पर चुपके से उसके कान में बोलती है अभी इबोनी मूड में वापस आने का समय हो चुका है। वो हैरान होकर मुड़कर इसके साथ देखता है तो सामने जेहो को खड़ा देखता है, जिसे देखकर इन दोनों का एक्टिंग मूड स्टार्ट हो जाता है। फिर वो दोनों रामेन शॉप के अंदर बैठे थे और सबके सब लोग इनके आसपास खड़े और बैठे थे। जेहो को सुनकर हैरानगी हो रही थी। जीसू इयोन भाई से छोटा है और अभी हाई स्कूलर स्टूडेंट है। वो बेचारी चुप कर जाती है क्योंकि जीसू इस समय स्कूल के यूनिफॉर्म में ही बैठा था, वरना तो वो उसे बहाना लगा देती। जिस पर जीसू से बोलता है एक मैटर नहीं करती है लवर के बीच में। और फिर इससे बोलता है तो मुझे एक आपस की बात बताओ, तुम्हें चासंग में हायर किसने किया है, तुम्हारा सुपरवाइजर कौन है। जीसू और इयोन भाई के दरमियान एज गैप को लेकर उसकी बात करने पर जीसू को जेहो बहुत ही नैरो माइंडेड दिख रहा था। फिर जेहो इनसे जानना चाहता था वो हाई स्कूलर को डेट क्यों कर रही है और वो पहली बार कहाँ और कैसे मिले थे। जिस पर इयोन भाई के बजाय जल्दी से जीसू इसे पूरा सीन बता देता है कैसे वो दोनों लेडीज बाथरूम में मिले थे और दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। जिस पर इयोन भाई बेचारी दांत काटती हुई इसे बताने से रोकती है कि ये बात भी कोई बताने वाली है, मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसको बचा लियो। पर वो नहीं रुकता है। जिस पर जेहो फैन से पूछता है वो कब से और कितने अरसे से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं आखिर। जिस पर जीसू से बोलता है 2 मीन के सिर्फ इनको 22 डेज ही साथ हुए हैं और वो सिर्फ इन डेज को काउंट करके बता रहा था जब से उसने इयोन भाई को कलम में वॉलीबॉल खेलते दिखी थी और उसे उस दिन अपनी फीलिंग्स के बारे में रियलाइज हुआ था। जेहो इयोन भाई के वॉलीबॉल यूनिफॉर्म में होने का सुनकर हैरान था, मतलब कलम में कौन वॉलीबॉल यूनिफॉर्म पहनकर जाता है। जिस पर जीसू इस सबसे खूब मजे ले रहा था और उसको बोलता है तुम्हें नहीं पता हमारी नूना इसी टाइप का स्टफ है और अपनी टंग से लिप को लिक्स करके दिखाने लगता है, हार्ड और बहुत ही कोल्ड। जेहो के चले जाने के बाद इयोन भाई इसके पास जाकर पूछती है अभी ये सब क्या था। आगे से बोलता है सब सच था, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा था और अगर तुम्हें ये सब कुछ सुनकर अच्छा नहीं लगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती हो। वो चुप रहती है क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट भी तो खत्म नहीं कर सकती थी। फिर उसे इस घर में बहुत ही खुले से दंदनाते फिरते देखकर और फिर ऊपर से उसे ऐसे शो कर रहा था जैसे वो अपने घर में हो। जिस पर वो उससे पूछती है वो उसके घर में क्यों आया है, उसने तो उसे शॉप तक रहने की इजाजत दी है और मीन की वो यहाँ पर जॉब भी नहीं कर रहा है, कल ही वो इससे जॉब तो खत्म कर चुका है। जिस पर वो इसे इनके बीच हुई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को याद दिलाता है कि हमारे बीच में यही तो डिसाइड हुआ था कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जितना चाहूँ तुम्हें देखने आ सकता हूँ। फिर जीसू वहाँ से चला जाता है तभी कैंग हायोक की वहाँ पर एंट्री होती है जो इन दोनों की बातें सुन चुका था। अपनी बैग पर हाथ रखकर पुराने स्कूल डेज का डांस करते हुए ऊंचा ऊंचा सिंग करता है। हाय इयोन भाई को जुंग जीसू के साथ डांस करते देखकर मेरे को बहुत जेलसी हो रही है। इयोन भाई उसे ऐसा एक्ट करते देखकर हैरानगी से देख रही थी, अबे ऐसे किस पागल कुत्ते ने काट लिया है। अब इधर बाबुल बैठा तो यूनसुई का डांस देखने के लिए था मगर इसकी तरफ तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जिस पर वो इसके पास आकर पूछती है वो क्या सोच रहा है, उसे किस चीज ने परेशान कर रखा है। जिस पर इसे गुस्से से बोलता है किसने और मुझे कौन परेशान कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जीसू का बच्चा इयोन भाई के साथ क्यों खेल खेल रहा है। भाई उसे रिलैक्स देखकर पूछता है उसे जीसू की इयोन भाई के साथ डेट करते देखकर बुरा नहीं लग रहा है क्या। वो बोलती है इसे पता है वो दोनों सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं तो फिक्र की क्या बात। और इसको बोलती
बोलती है वो जीसू है, जो करना चाहे कर सकता है, इसे हर चीज सूट भी करती है। जिसे सुनकर बाबुल को विश्वास नहीं होता। इससे पूछता है अच्छा अगर वो किसी और गर्ल के साथ डेट करे तो तब इसे कैसा लगेगा। बोलती है वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो इससे पूछता है क्यों, जीसू करे तो सब ठीक पर मैं करूँ तो साला मेरा कैरेक्टर ढीला। तो बोलती है क्योंकि जीसू इसका लेफ्ट हैंड है और तुम तो मेरा राइट हैंड हो। फिर उसके गले में बाजू डालकर उसे पिघला लेती है और बोलती है तुम्हें पता है मैं भी राइट हैंडेड हूँ, तो बताओ भला मेरा राइट हैंड कुछ भी गलत कैसे कर सकता है। इयोन भाई कन्वीनियंस शॉप के बाहर डोंगजो और कोच के साथ मिलने जाती है। वो इससे पूछ रहे थे सचमुच में वो कभी वॉलीबॉल के यूनिफॉर्म में क्लब गई है क्या, क्योंकि जीसू जब दिन में रोमन शॉप पर बैठकर जेहो को इयोन भाई की वॉलीबॉल की ड्रेस में क्लब में जाने वाली बात बता रहा था, तब उसके पीछे उसके सभी फ्रेंड्स बैठे सब सुन रहे थे जिन्होंने ये सब कुछ जाकर पूरे स्कूल में बता दिया था। तो रूमर्स डोंगजो और कोच ने भी सुन लिए थे। बेचारी को सब सुनकर गुस्सा आ रहा था कि तुम लोगों को मैं इतनी पागल दिखती हूँ क्या। तभी इसे जीसू की तरफ से फौरन उसे मिलने का टेक्स्ट मिलता है कि वो उसकी शॉप पर वेट कर रहा है, जिसे रीड करके वो इनको फौरन से गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जीसू शॉप की छत पर खड़ा इयोन भाई का वेट कर रहा था। तभी चांद की तरफ देखकर उसे वहाँ पर भी वही दिख रही थी। मुस्कुराने लगता है। इयोन भाई भागी भागी शॉप पर पहुँचती है पर आगे से इसका नीचे वेट करता जेहो टकरा जाता है और उसे फौरन से देखकर हग कर लेता है और इसको बोलता है वो अच्छे से जानता है जीसू और वो सिर्फ इसे जलाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। वो इसे दोबारा उसकी तरफ लौट आने का बोलता है। वो इससे दोबारा डेट करना चाहता है पर वो उसे याद दिलाती है तुमने सबके सामने उस दिन मुझे बोला था तुम मेरी वजह से शर्मिंदा होते हो, मैं तुम्हारी टाइप की गर्ल नहीं हूँ वगैरह वगैरह। जिसे सुनकर बोलता है मुझे सब याद करके बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, मैं शर्मिंदा होता हूँ। इस सब को बोलने पर और फिर इसे एक गिफ्ट बैग देता है। जीसू इन सब को रूफ पर खड़े सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। उसने दोनों की सभी बातों को सुन लिया था। इयोन भाई फिर अंदर जाकर बैग खोलकर देखती है इसमें जेहो ने इसके साथ सभी हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स वाली एक स्क्रैप बुक दी थी और उसके बीच में उसे एक रिंग भी दिखती है जो कि शायद उसने एंगेजमेंट के लिए या प्रपोज करने पर उसे दी थी। और फिर मजीद आगे देखने पर इसे एक ज्वेलरी बॉक्स पे एक यूनिवर्सल सॉन्ग का MP3 प्लेयर भी मिलता है, जिसे सुनकर इसे याद आता है जब वो आर्मी में जाने लगा था इसे उसकी फ्रेंड्स के बिना अकेले ही मिलने के लिए बुलाया था। वो उससे पूछती है उसने उसकी फ्रेंड्स के बिना आने को क्यों बोला था, जिसे सुनकर उसने फौरन उसे किस कर दिया था और उस बेचारी ने उसी किस को लेकर उसके साथ 2 साल सिंसियरिटी के साथ गुजार दिए थे उसकी यादों में। इधर जब वो उसके दिए गए सॉन्ग को सुनकर सब कुछ याद कर रही होती है तभी उसके पीछे जीसू उसके रूम में आकर MP3 प्लेयर को नीचे फेंक कर इसे पूप बोलता है। वो जल्दी से उसे उठा लेती है। वो उसे पूछ रहा था इस फजूल सॉन्ग की वजह से और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से तुम मेरी कॉल्स का आंसर नहीं कर रही थी, और इसको बोलता है क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें हक किया तो कहीं दोबारा से तुम्हारी फीलिंग्स तो उसके लिए नहीं जाग उठी हैं क्या। जिस पर वो सिर्फ डरे बिना बोलती है हाँ उसकी फीलिंग्स दोबारा से उसके लिए जागी हैं। जिस पर वो उसे स्टूपिड बोलता है और बोलता है ओह वाओ मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम सचमुच में इस स्टूपिड फजूल सॉन्ग को सुन रही हो। वो आगे से उसे रोते हुए बोलती है ये सॉन्ग तुम्हारे लिए फजूल होगा पर मेरे लिए ये सिर्फ सॉन्ग नहीं है बल्कि मेरे जेहो के साथ उसके हैप्पी मोमेंट्स के वो 6 साल हैं जो हम दोनों ने एक साथ बिताए हैं। उसको बताती है वो जहाँ जाती है और जहाँ कहीं भी जब भी इस सॉन्ग को सुनती है वो खुद को रोक नहीं पाती है उन सभी मोमेंट्स को याद करने से। ये सॉन्ग उसके लिए सिर्फ सॉन्ग नहीं है। उसे पूछती है तो वो क्या करे। जीसू जिसके खुद गुस्से की वजह से आंख में आंसू आए हुए थे ऊपर से उसे अपने सामने रोते देखकर उसे मना करता है मत रो मत रो, पर दोबारा से उसके हाथ से MP3 प्लेयर लेकर फेंक कर उसे बोलता है तुम्हें पता है तुम जब कभी भी डंप हो तो अपनी सभी मेमोरीज को फ्लैश में बहा दिया करो, और वहाँ से चला जाता है। कैंग हायोक एक बार दोबारा से इन दोनों की एक दूसरे के साथ बातें सुन चुका था और चुपके से आकर स्टेज के नीचे लेट चुका था और जीसू को जाते हुए सुन रहा था। यून भी जीसू के चले जाने के बाद काफी देर तक रोते रहने के बाद जैसे ही शॉप के अंदर जाती है आगे से कैंग हायोक को कुछ कुक करते खड़े देखकर वापस जाने लगती है, पर वो उसे जाते देखकर वापस बुला लेता है और उसे बोलता है रोते हुए भी वो प्रिटी दिख रही है। फिर उसे सूजू और कुछ खाने को देता है और इसके लिए रेडियो ऑन करता है जिस पर दोनों एक साथ बोलते हैं। योन भाई बोलती है मेरी मोम का सॉन्ग, वो बोलता है मेरे डैड का सॉन्ग, और दोनों ही फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर जीसू जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है उसके डैड हॉट टब में लेटे हुए सेम सॉन्ग सुन रहे
थे। जिसे सुनकर जीसू से पूछता है ये सॉन्ग क्या है, जिस पर उसके डैड उसको बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं याद, ये तुम्हारी मॉम सुना करती थी। जिसे सुनकर उसके फेस पर बहुत ही डीप से एक्सप्रेशन आते हैं, मतलब जैसे कि इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हो कि इयोन भाई सच बोल रही थी कि ये सॉन्ग सिर्फ सॉन्ग नहीं है, मतलब ये सॉन्ग सुनकर बहुत कुछ याद दिलाता है। अगले रोज जीसू स्कूल से बंक मार कर कॉफी शॉप पर बैठा था। हनवू आकर उससे स्कूल न आने की वजह पूछता है। वो बोलता है इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे इसके साथ कुछ चिपक गया हो। हनवू को लगता है कहीं इसका ड्रेस तो खराब नहीं हो गया, कुछ इसके ड्रेस पर तो नहीं लग गया है। तो बोलता है ड्रेस पर तो नहीं, पर कहीं और कुछ जरूर चिपक गया है, मतलब इससे अपने दिल पर इयोन भाई को लेकर कुछ कुछ फील हो रहा था। बेचारा अपने लव को एक्सेप्ट किए बिना दिल में कुछ कुछ होने पर बोल रहा था। अपनी फीलिंग्स को सही नाम देना उसे अभी भी नहीं आ रहा था। फिर तभी इसे कैफे पर वही अपनी मोम वाला सॉन्ग सुनने को मिलता है, जिसके टाइटल के बारे में हानवो से पूछता है, जिस पर हानवो हैरान होता है। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जीसू किसी सॉन्ग को लेकर इतने सीरियस तरीके से उसके लिरिक्स के बारे में इंटरेस्ट ले रहा है। पर हानवो को भी इस सॉन्ग का नाम नहीं पता था। इयोन भाई शॉप के लिए ग्रासरीज खरीद करने जाती है। वापस जाते हुए साथ वाली शॉप से वही यूनिवर्सल सॉन्ग सुनने को मिलता है। खुद को रोक नहीं पाती, अंदर चली जाती है। तभी जहाँ ऐसे जेहो अपने सामने मिलता है, जो के पास रखे हेडफोन उसे लगाता है। सॉन्ग सुनकर इयोन भाई को जेहो के साथ उसकी फर्स्ट किस के सभी पल दोबारा से याद आने लगते हैं। जेहो वेट कर रहा था वो उससे कुछ बोलेगी, पर वो अपना हाथ जेहो के हाथ पर रखकर उसे कल स्क्रैप बुक में मिली वो रिंग उसे वापस कर देती है। उसे बोलती है वो इसे नहीं ले सकती है, पर हाँ स्क्रैप बुक और MP3 प्लेयर को अपनी गुड मेमोरीज के तौर पर अपने पास रखेगी। पर तभी वहाँ आकर एक गर्ल इनके सभी मूवमेंट्स पर पानी फेर देती है। आकर उससे बोलती है क्या वो उसे चीट कर रहा है। वो आगे से बोलता है वो उसके साथ शादी करने वाला है। हालांकि इस दूसरी गर्ल के साथ उसने एक हफ्ता पहले ही ब्रेकअप किया था, सिर्फ इस बात पर कि उसने उसकी कॉल्स को पिक नहीं किया था। पर इसको बोलता है कि उसके टाइट पैंट्स पहनने की वजह से बहुत सारे लोग उसकी तरफ अटेंशन देते हैं, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिस पर वो गर्ल इयोन भाई की तरफ देखकर बोलती है अच्छा तो मेरे हार्ड पैंट पहनने की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तो क्या इयोन भाई इस तरह की स्टाइलिंग नहीं करती है। जिस पर आगे से जेहो से बोलता है ये अगर हार्ड और टाइट पैंट्स पहन भी ले तभी उनमें प्लान यानी कि नॉर्मल ही दिखती है। जिस पर दूसरे मर्द इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो उसे इसकी इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। जिस पर वो गर्ल इयोन भाई के जीरो स्टाइल और इसे चीप बोलकर इसके इंसल्ट करने लगती है और इसकी मजीद इंसल्ट करने के लिए इसका बाजू पकड़कर इसे बाहर ले जाने लगती है। तभी जीसू वहाँ आकर इसका इयोन भाई से हाथ छुड़ाता है और जेहो के जबड़े पर एक जोर की ठोकता है। जिस पर वो गर्ल जेहो से पूछती है ये कौन है, तो जीसू आगे से बोलता है मैं नूना का प्रोरो हूँ। फिर वो जेहो को मारने लगता है और इसको बोलता है कि अच्छा तुम इसे इस किस्म की गर्ल समझते हो कि अगर वो टाइट पैंट्स पहने जिसकी तरफ कोई और मर्द तवज्जो नहीं देगा तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम सचमुच में इससे शादी करोगे इडियट। तुम्हें पता भी है वो कितनी खौफनाक और हार्ड ब्लडेड है। पर उसे मारने के बाद जैसे ही वो देखता है वो सब तो इयोन भाई को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा था, पर इयोन भाई तो वहाँ से गायब थी। वो इसे ढूंढने के लिए इसके पीछे भागता है, फिर सीधा सामने लेडीज बाथरूम में इसे खोने के लिए दोबारा से घुस जाता है। मतलब उसे पहले एपिसोड वाला सीन याद आ रहा था कि वो उससे पहले भी एक बार रोते हुए ऐसे ही लेडीज बाथरूम में मिली थी और रेस्ट रूम में सभी गर्ल्स उसे वहाँ पर देख कर परवर्ट समझ कर वहाँ से चीखती हुई भाग जाती हैं। सभी बाथरूम के डोर ओपन थे, एक बाथरूम का डोर बंद देख कर वो इसका डोर ओपन करके इसे बाहर खींचता है और इस पर चीखता है वो हर किसी से भागना छोड़कर सबका मुकाबला क्यों नहीं करती है और इसे जाकर कॉन्फिडेंस से जेहो को सब कुछ एक ही बार में क्लियर करने को बोलता है। और वो उसे बोलती है वो जो भी इसके लिए बोल रहा था वो सुनकर हैप्पी थी कि आखिर उसने इसे किसी और नजर से तो देखा। और वो दोबारा आखिरकार इसके पास लौटा है, जिस पर जीसू से पकड़कर दीवार से लगाता है और इसे रोते देखकर चुप्पी करने को बोलता है और इसको बोलता है आइंदा मेरे सामने किसी और मर्द के लिए मत रोना। वो इसके वर्ड सुनकर अपने मन में कुछ फील करती है। वो इसके क्लोज और क्लोज होकर इसे किस करने लगता है और बिल्कुल इन दोनों की किस एक दूसरे से होने ही वाली थी। इन दोनों के लिप्स में कोई मिलीमीटर का फर्क रह जाता है पर इससे पहले कि किसी होती तभी वहाँ पर कैंग हायोक आकर अचानक से किसी भूत की तरह से इसको पंच करके इयोन भाई से दूर करता है और इसे बोलता है मुझे पता है कि ये बहुत ही हार्ड है पर ये इस किस्म की लड़की नहीं है जिसके साथ तुम ये सब कुछ बाथरूम में कर सको। और इयोन भाई का हाथ पकड़ता हुआ उसे अपने साथ चलने को बोलता
होता है वो इयोन भाई का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। पीछे जीसू अपने जबड़े पर एक मुक्का खाकर अपने ब्लीड करते लिप्स के साथ खड़ा होता है और फिर यहीं पर 8th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द 9th एपिसोड के साथ।